क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं हम। और पिछली क्लास में क्या देखा था हमने? पिछली क्लास में हमने देखा था कि ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, क्यों इसको हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन इससे किस प्रकार से अलग होता है, और हमारे लंग्स किस प्रकार से बिहेव करते हैं, वैक्यूम पंप का मतलब क्या होता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें डायफ्राम का रोल क्या होता है। तो हमने कुछ जो है वो आउटलाइन को समझा। हमने चैप्टर की सोल तक पहुंचने के लिए कुछ आउटलाइन को समझा हमने, और हमने एक बेसिक मैकेनिज्म यहां पर देखा। हमने कहा कि बाबू सारा खेल जो है, समझ गए कि सारा खेल किस बात का है? वो है प्रेशर के परिवर्तन का। कि जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा अंदर आ जाएगी, और जब लंग्स के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर निकल जाएगी। तो सारा फोकस एक तो इस तरफ है में, ठीक है, जिसको हमने कहा ब्रीथिंग का। हमने फिर हमने ये भी कहा कि रेस्पिरेशन में जो है कुछ स्टेप और भी इन्वॉल्व है, कि जो ऑक्सीजन जो आया है, जो गैसेस एक्सचेंज है, वो एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में होता है। उसके बाद ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर टिश्यू और ब्लड के बीच में जो एंड यूजर सेल्स हैं वो उसको जो है वो ऑक्सीजन को लेती हैं, CO2 को रिलीज करती हैं, और फिर जो है सेल के अंदर जाकर सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक इफेक्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम की नीड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी अधिक प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमको ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और CO2 टॉक्सिक है तो बाहर निकालने के लिए उसको CO2 को बाहर निकालने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। क्लियर? चलो यहां तक तो बात हमको समझ में आई। फिर मैंने आपको जो है नजल टर्बाइंस के बारे में बताया, टर्बिनेट्स के बारे में बताया मैंने आपको फिर मैंने जो है वो ओडोरिफरस पार्टिकल्स के बारे में, कि कैसे हम जो है वो ओडोरिफरस पार्टिकल को सेंस कर पाते हैं, कैसे हम जो है सुगंध को ले पाते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले पिछले लेक्चर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ चीजें मैं आपसे पूछता हूं, उनके आप उत्तर कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एकदम दिमाग खुला रखिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तो आपको डॉक्टर वाला फील आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए तो देखो बेटा, यानी हम यहां पर एक जो यहां पर इमेज देख रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी इमेज है, चैप्टर के पहले हमेशा आएगी आपको, जो आपको बतलाती है कि किस प्रकार का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो किस प्रकार से ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं। के फिर हमने क्या देखा था पिछली क्लास में? याद है मैंने एक टर्म यूज किया था, मैंने कहा था कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट। मैंने कहा था कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ होता है कंडक्टिंग पार्ट और कुछ होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। तो अच्छा बताइए मुझे आप कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है? What is included in the conducting part of respiratory system and what is included in the respiratory part of respiratory system? जहां से गैसेस एक्सचेंज होता है वो भाग कौन सा है? मैंने बताया हुआ है, ये मत बोलना कि बताया नहीं, बताया हुआ है, उसका उत्तर मेरे को चाहिए आपसे। ठीक है ना? क्लियर? फिर हमने ये भी देखा था बेटा, देखो वॉल्यूम परिवर्तन की बात की थी मैंने आपसे, तो मैंने एक नियम का नाम लिया था। मैंने आपको बोला था कि देयर इज अ लॉ, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर एक लॉ है, ठीक है, उस लॉ का नाम बताइए, कौन सा नियम है जो बतलाता है कि वॉल्यूम, वो बतलाता है कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के, यानी जो वॉल्यूम होता है एयर का, वो प्रेशर, वो जब बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब जो है वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? ठीक है, बताइएगा जरूर आप, है ना? ठीक है, ये केमिस्ट्री में आएगा, आपको बायोलॉजी में नहीं आएगा, पर पता होना चाहिए ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको। चलो अब हम देखते हैं, वो देखो ये एक एनिमेशन देखा था हमने, याद है पिछली क्लास में हमने कहा था वॉल्यूम परिवर्तन में डायफ्राम कैसे रोल प्ले करता है। फिर हमने जो है वो बाबा रामदेव की योगा के बारे में भी बात किया था हमने, है ना? ठीक है, चलिए अब आपके लिए जो क्वेश्चन, नीट का जो क्वेश्चन है वो है कि आपको, मैंने पहले भी कहा है बेटा, प्लीज वर्कबुक को जो है वो आपको जरूर सॉल्व करना है। आपके पास जो वर्कबुक है उसको जरूर भरिएगा। ठीक है, अब आपको लेवल करना है इसमें क्या?
लेवल करना है 1 क्या है, ठीक है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, 8 9 10 11 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बगैर देखे अपने जो हमने कल पढ़ा पिछली क्लास उसके हिसाब से बेटा बताइए कि क्या चीज है यहाँ पे प्रेजेंट किया। तो आपको जो है ये दिमाग में रखना है बेटा कि जो है वो जो है लैरिंग्स कहां पर है, साउंड बॉक्स कहां पर है, ट्रेकिया कहां पर है, तो पूरा जो लेवलिंग है वो दिमाग में हमारे रहना चाहिए बेटा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखो अब हमने पिछली क्लास में जो है वो ये भी बात की थी वोकल कॉर्ड किस तरह के होते हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हमने बात किया था बेटा के। आज हम बात करेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा बेसिकली ट्रेकिया पे, ठीक है, कि ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया इज ए लॉन्ग ट्यूब, हमें मालूम है ना ट्रेकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जो ईसोफेगस से आगे होता है। और ट्रेकिया में ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, आपको ये कार्टिलेज की रिंग है, ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ये कार्टिलेज की रिंग्स होती है, दी जाती कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं के जो सी शेप की होती है। कैसी होती है, सी सामने से होगा बेटा और ऐसा सी शेप का होता है, ऐसा रिंग होता है इसके, ऐसा ये रिंग होता है, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रेकिया का, ठीक है। और ये इसलिए होता था कि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, ट्रेकिया दब ना जाए वो, ठीक, इसलिए ऐसा होता है। देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, एक सीधी ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग अप to the mid thoracic cavity and which divide at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi। देखो बेटा याद रखना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो यहां पर कई सारे एमसीक्यू बनते हैं बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रखिए ट्रेकिया थॉरेक्स के बीच वाले हिस्से तक, थॉरेक्स जो है हमारा हमने कहा थॉरेक्स होता है और नीचे एब्डोमेन होता है, और थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में जो प्रेजेंट है वो है डायफ्राम, जो थॉरेक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। तो थॉरेक्स में मिड थॉरेसिक कैविटी, थॉरेक्स के ठीक बीच वाले हिस्से तक ट्रेकिया पहुंचता है, और ये वो जगह होती है यहां पर फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्री होती है। कितनी कौन सी होती है, फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्री होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां पर ट्रेकिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, किसे क्या बोलते हैं उनको, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रेकिया आया, ठीक है, और ये दो हिस्सों में ये बढ़ गया, लेफ्ट और राइट। यहां पे ये लंग्स का मार्किंग बना दिया हमने, है ना, ऐसे ये इसमें बट जाता है, ठीक है ना बेटा। क्लियर, तो याद रखना, भूलना नहीं इसमें कि ट्रेकिया लॉन्ग ट्यूब के एक स्ट्रेट ट्यूब के समान है जो मिड थॉरेसिक कैविटी तक आता है, और ये ठीक ये वो जगह है जहां से यदि हम वर्टिब्रल कॉलम में जाएंगे तो फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्रा हमको दिखाई पड़ेगी। यहां से जो है वो प्राइमरी ब्रोंकाई लेफ्ट और राइट में ये डिवाइड है। लंग्स दो तरफ है, एक लेफ्ट तरफ एक राइट तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए तो मतलब ये जो लेवल है यहां पे क्या, ये फिफ्थ थॉरेसिक वर्टिब्री का लेवल, यहां पर ये प्राइमरी ब्रोंकाई में लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो गया बेटा। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, याद रखना फैक्ट है, ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, ये ट्रेकिया आया, ठीक है, लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में बढ़ गया, ठीक है। फिर ये ऐसे जो है लगातार है, इट्स लाइक ए ब्रांचिंग, एक ब्रांच के समान है लगातार। हम ऐसा बोले, हम सिंपल डायग्राम देखें, हमने कहा ऐसे बटा, ठीक है, फिर ऐसे बटा, फिर ये ऐसे बटा, ऐसे करके जो है वो बढ़ता चला जाके, तो ये जब तक लगातार, और ये बिल्कुल फाइन ब्रोंक्यूल्स तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। और वहां भी क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होती है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल वहां तक पहुंचेगा जहां पर फिर एल्वियोलर डक्ट कनेक्ट आएगी उससे, और एल्वियोलाई कनेक्ट हो जाएगी आगे। क्या लिखा हुआ इसमें, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। कैसे बेटा, देखो जैसे मैंने बनाया ऐसे लगातार डिवीजन होते रहेंगे। इसमें क्या बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेगा, टर्सरी ब्रोंकाई बनेगा, देन उसके बाद ब्रोंकियोल्स बनना शुरू होंगे, फिर जो है तलाश में बहुत पतला, सबसे पतला टर्मिनल ब्रोंकियल बनेगा जिस पर एल्वियोलर डक्ट जुड़ी होगी और एल्वियोलाई उस पर कनेक्टेड हो जाएगी वो, ठीक है। देखिए ध्यान से ना, एकदम बेटा बिल्कुल हम जो है स्लो पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पे लैरिंग्स देखा हमने,
ट्रेकिया देख रहे हैं हम, ट्रेकिया में ट्रेकियल कार्टिलेज दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। और लोकेशन ऑफ कैरिना मतलब जहां से दो हिस्सों में ये बट गया है, ठीक है। लेफ्ट और राइट जो है लंग्स का रूट हमें दिखाई पड़ रहा है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, और प्राइमरी ब्रोंकाई देखो आप फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में बट रहा है, और ऐसे ही जो डिवीजन चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ना, देखिए ध्यान से ना किस प्रकार से, है ना, लेफ्ट लंग राइट लंग, है ना, ट्रेकियल कार्टिलेज दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर आप देख रहे हो जो कैरिना वाला से यहां से बढ़ गया दो हिस्सों में, ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस दिख रहे हैं आप, और देख रहे हैं आप बाइफर्केशन जो है वो ट्रेकिया का हमें दिखाई पड़ रहा है, और ये ब्रोंकस फिर कई हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फाइनली क्या होगा, लास्ट में हमको ब्रोंकियोल्स दिखाई पड़ती है, ठीक है। द ट्रैकी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। अब देखो याद रखना, ठीक है, मतलब जो इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स, रिंग मतलब होती है ये, दिस इज ए कंप्लीट रिंग, दिस इज ए कंप्लीट रिंग। जब हम ऐसा बोलेंगे ये रिंग कैसा है, दिस इज द इनकम्प्लीट रिंग, इनकम्प्लीट रिंग, ठीक है। ये क्या है, इनकम्प्लीट रिंग, क्योंकि इसमें एक हिस्सा मिसिंग है यहां पे, ठीक है। तो यहां पर जो प्राइमरी और सेकेंड, जैसे यहां पे क्या है, जो ट्रेकिया हुआ, ट्रेकिया हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकाई हुआ, टर्सरी ब्रोंकाई हुआ, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स हुए, इन सब में आपको सी शेप कार्टिलेजस रिंग, आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग देखने मिलती है। याद रखिएगा, एल्विलाई में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, एल्विलाई के अंदर, ठीक है, डीप सीटेड ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेजस रिंग नहीं होती है। कहां कहां कार्टिलेज रिंग होती है, देखो ये भी एक एमसीक्यू बचता है, दिस इज आल्सो एन एमसीक्यू, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कहां कहां कार्टिलेज रिंग देखने मिलेंगी आपको जो है वो ट्रेकिया में देखने मिलेगी, प्राइमरी ब्रोंकाई में देखने मिलेगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई में देखने मिलेगी, टर्सरी ब्रोंकाई में देखने मिलेगी, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में देखने मिलेगी। लेकिन इसके बाद के ब्रोंकियोल्स में ये कार्टिलेज रिंग्स नहीं होगी, इसके बाद की जो ब्रांचिंग होगी वहां पे कार्टिलेज रिंग देखने हमको नहीं मिलेगी, और एल्विलाई में भी कार्टिलेज रिंग हमको देखने नहीं मिलेगी, याद रखना है हमको, ठीक है। क्लियर, कैसी होती है ये रिंग, तो देखिए इसको डॉक्टर ने निकाल के दिखा रहा है, ये दिस इज एक्चुअली कार्टिलेज से बनी हुई रिंग है। देखो आप देख रहे हैं, आप ये आपको ट्रैकियल रिंग जो है वो दिखाई दे रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज द ट्रैकियल रिंग, है ना, देख रहे हैं। देखिए अब कैसे होता है, देखो ना, जब हम जो है इसको देखते हैं ट्रेकिया के अंदर देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ा हमें, देखो इसको, ये दिख रहा है आप, मैं इसको मार्क कर दूं सा, चलो ठीक है, मैं इसको ब्लैक पेन से मार्क करता हूं, उसको मैं, आपको दिखाई पड़ रहा है हालांकि वो, मैंने इसको ब्लैक पेन से मार्क कर दिया, ठीक है। मैंने कहा ये देखो, ये है ब्लैक से मैंने इसको मार्क कर दिया है ना, ये देखो ये दिखाई पड़ रहा है आपको बेटा। और ये कौन सा कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये दिस इज दी हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज से बनी शी शेप रिंग होती है ये, ठीक है, इनकम्प्लीट रिंग होती है। क्लियर, कौन सा कार्टिलेज बेटा, हाइलिन कार्टिलेज है ना, ठीक है। देख रहे हो आप, ल्यूमेन ऑफ ट्रैकिया दिखाई पड़ रहा है आपको, और सी शेप रिंग दिखाई पड़ रही है, और पीछे क्या देख रहे हो, ये है इसोफेगस। क्लियर, ठीक है, देखो ध्यान से ना, देख रहे हैं आप, आपको ट्रेकियल कार्टिलेज दिखाई पड़ रहा है, जो किसी का हाइलिन कार्टिलेज है, ट्रेकियल कार्टिलेज देख रहे हैं आप यहाँ पे, और आपको क्या दिखाई, ट्रेकिया दिखाई पड़ रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। और पीछे बैक साइड में क्या देखो आप, उसको ये है इसोफेगस वाला हिस्सा। क्लियर, ठीक है। तो सी शेप का है, देखो आप, है ना, दिस इज दी सी शेप, देखिए ना। अब ये 3D इमेजेस का जो और बेहतर तरीके से बताता है, देखो सामने से के फ्रंट से देखा आपने तो आपको ऐसा दिखाई पड़ा है, ठीक है। जब आप बैक से देख रहे हैं इसको, आप बैक से देख रहे हैं साइड बैक के, आप इसको साइड बैक से देख रहे हैं तो कैसा दिखाई पड़ा आपको, देखो यहां पे मिसिंग है ना, ये रिंग आया यहां पे खत्म हो गया आके, देखो आप, है ना, ये रिंग यहां पर आके ये खत्म हो गया, देखो आप, है ना, ठीक है, देख रहे हैं, जो है वो सी के समान से। और देखो आप कहां कहां प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, ट्रेकिया में प्रेजेंट है, प्राइमरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोस में प्रेजेंट, टर्सरी ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, इनिशियल ब्रोंकियोस में पाया जाएगा, देख रहे हैं आप, है ना। ये रिंग आपको दिखाई पड़ा, केवल ट्रेकिया पे खत्म नहीं हुआ है, ट्रेकिया में है, प्राइमरी ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, टर्सरी ब्रोंकाई में है, और इनिशियल ब्रोंकियोस में हमको ये देखने मिल रहा है, ठीक है। चलिए, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव्स राइज ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेओलाई, के एल्वेओलाई का मतलब होता है थैली, के तो हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल, सबसे आखिरी ब्रोंकियोल,
सबसे आखिरी ब्रोंक्यूल को क्या बोलते हैं हम? टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। और इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल में जो है वो एल्वेलाई जुड़ी होती है, थैली के समान होती है कि इसमें राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग के। जब हम बोलते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग बोलते हैं मतलब दे आर कनेक्टेड विद द कैपिलरी, ये कैपिलरी के साथ में, ब्लड सप्लाई के साथ में ये कनेक्टेड होती हैं। जब आपने बोला कि ये वेस्कुलराइज्ड बैग है, एक एक वर्ड का मतलब समझो बेटा, एनसीईआरटी के एक एक वर्ड का मतलब समझना है। जब मैंने कहा कि ये वेस्कुलराइज्ड बैग है मतलब एक ऐसी थैली है जिसको कैपिलरी से कनेक्टेड होती है वो के। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइज द लंग्स। ठीक है, देखो इसका मतलब अब लंग्स में क्या है एक्चुअली व्हाट इज इनसाइड लंग्स? तो लंग्स में जो है वो है आपके जो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के उसके बाद जो है वो और जो है वो हमने कहा कि ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचिंग होती जाएगी, देन लास्ट में कहा आएंगे हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आएंगे हम के, और एल्वेलाई, इससे के मिलने पर लंग्स बनता है। तो याद रखिए, तो लंग्स को बनाना, बाकी फिर क्या होता है, बाकी केवल टिश्यू जो है वो उसमें जो है सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो पाया जाता है। तो एक्चुअली यही लंग्स को बनाने वाले स्ट्रक्चर होते हैं इनके। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रोंक्यूल्स का नेटवर्क, एल्वेलाई, इसके मिलने पर इससे मिलने पर लंग्स बने होते हैं। देखिए ध्यान से, है ना, ठीक है। यही डायग्राम आपसे पूछा था मैंने इमेज के, सबसे ऊपर देखा हमने एपिग्लॉटिस। अब चेक कर लो आपने आंसर किया हो तो लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकस, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब जो मैंने पहले भी कहा था कि जब हम प्लूरल ये वर्ड हम लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। आपको पता है लंग्स में कई बार जब जो है वो पस इकट्ठा आता है तो मैंने किया हुआ है, मैंने मेडिकल इमरजेंसी में जब मेरी ड्यूटी थी तो मैंने मेडिकल इमरजेंसी में कई बार जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे उनमें काफ़ी सारा जो है वो पस इकट्ठा हो जाया करता था प्लूरल कैविटी में, तो उसको हम लोगों ने इंजेक्शन डाल के उसको जो है वो सोचिए यहाँ लगा के पीछे से फिर हम लोग उसको टैप करते निकालते थे इंजेक्शन से, उसको पस को निकाला करते थे, ठीक है। सब काम करने पड़ते हैं जब आप डॉक्टर, ये प्लूरल टैपिंग वगैरह को जो है वो डॉक्टर ही कोई करना पड़ता है, या वेल ट्रेंड जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो कर पाता है, सामान्य व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाता, गलत जगह पे प्रिक करे तो प्रॉब्लम हो जाएगा अटके। तो प्लूरल टैपिंग करना हुआ अटके, तो ये सब चीजें जो है वो बड़ी स्किल्ड वाली चीजें होती हैं जो आपको मेडिकल के दौरान सीखने मिलती है। वो पस जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, वो ब्लड जिसको देख के लोग घबरा जाते हैं, उससे डील करना होता है डॉक्टर्स को। जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, एमबीबीएस करते में आप बच नहीं सकते हैं, आपके पीजी करने में ये है कि आपने मेडिसिन ले लिया तो फिर आपको अलग तरह के केस देखने मिलेंगे, वहां भी केसेस देखने पड़ते हैं आपको के, तो अलग अलग लेवल पे आपको जो है वो अलग अलग तरह का एक्सपोजर देखने मिलता है। मेरा छोटा वाला भाई जो है वो भी जो है वो उसको वो अभी से अपना पीडियाट्रिक्स में जो है वो अपना पीजी कर रहा है, तो वो बता रहा था वो कि अभी छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, न्यूनेट जो होते हैं, और उनको जो है वो कई बार जो है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, तो उनको हमें देखना पड़ता है और जो है वो सबको वो इतने उनको कई बार हमें कोई प्रोसीजर करने पड़ते हैं उनके साथ में, बच्चों के साथ में, तो ताकि वो सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। तो बहुत मतलब बाहर माता पिता बाहर रो रहे होते हैं, वो अंदर इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर के, तो बोलता रहा कि बहुत ही अलग तरह का बच्चों को डील करना था, और ही सेंसिटिव, बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते उठ के, और छोटे बच्चे होते हैं वो। तो मेडिकल कोई मजाक नहीं, मेडिकल में हमको इसलिए अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि हमारे हाथ में किसी का जीवन होता है। ये कोई जो है वो दुकान तो नहीं, दुकान में बैठ गए, मान लो कोई सामान आपने गलत दाम पे बेच दिया, पिताजी गुस्सा करेंगे, कोई बात नहीं, हो गया। यहां तो गलती की मतलब गड़बड़ हो गया मामला, तो यहां गलती की संभावना है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि इस लंग्स के फ्रैक्शन को, घर्षण को कम करता है। तो देखो ये हम देख रहे हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स दिखाई पड़ रही है, आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ये एल्वेलाई दिखाई पड़ रहा है, ये प्लूरल फ्लूइड दोनों मेम्ब्रेन के पीछे भरा होता है। ब्रोंक्यूल्स देख रहे हो आप, डायफ्राम, लंग्स, कट एंड ऑफ रिब के। तो ये जो लेवलिंग है ना, ये एनसीईआरटी की लेवलिंग एकदम बेटा ध्यान रखिएगा आप, है ना, गलती मत करना इसमें कुछ भी, ठीक है। चलिए, है ना। अब जो हम बात कर रहे थे आपसे कि जो मैंने जो आपसे कहा था कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं उस पर जो है वो थैली के समान जो है वेस्कुलाइज बैग जुड़े होते हैं, हम एल्वेलाई कहते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, देख रहे हो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। इसके बाद जो ब्रोंक्यूल बिल्कुल डायरेक्टली करें, देखो बेटा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है उससे जो बारीक ब्रांच निकलती है उसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वो हिस्सा है जहां से कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है टू द कैपिलरी,
हो सकता है। ये भी एल्वेलाई के समान ही काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हुआ, एल्वेलर डक्ट हुआ और एल्वेलाई हुआ, इनसे जो है वो ये वेस्कुलर करेक्शन में होते हैं, तो इनसे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए इनको हमने जो है वो रेस्पिरेटरी जो है हमने इनको रेस्पिरेटरी पार्ट में शामिल किया था। ठीक है, देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर क्या दिख रहा है आपको? ये एल्वेलाई दिखाई पड़ रही है, आप देखिए ना थैली के साथ। एल्वेलर सेक दिखाई पड़ रहा है आपको, ये कैपिलरी नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है एल्वेलस के चारों तरफ। देखिए गौर से, एकदम इमेज को ध्यान से देखिए आप। ब्रोंकियोस है, देन टर्मिनल ब्रोंकियोस से रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल निकला जो एल्वेलर डक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, किससे? एल्वेलर सेक्स से, थैलियों से जुड़ा हुआ है। और आपको सिंगल कई सारी एल्वेलाई का ए नंबर ऑफ लिखा ना, ए नंबर ऑफ कई सारी आपको एल्वेलाई दिखाई पड़ रही है। और इनके आसपास देखिए कैपिलरी का पूरा एक डेंस नेटवर्क प्रेजेंट है, इसलिए इनको हमने वेस्कुलाइज्ड बैग कहा। ठीक है, और जब निमोनिया होता है बेटा, जब निमोनिया होता है, ठीक है, जब कोविड का सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो होता क्या है कि इन एल्वेलाई के अंदर होता ये, तब इन एल्वेलाई के अंदर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। अब आप सोचिए, जो गैसेस एक्सचेंज यहां पर होना था, वहां पर यदि मेम्ब्रेन पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, पस इकट्ठा हो जाएगा, तो क्या गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, इसलिए सांस आसानी से जो है वो नहीं ले पाता है व्यक्ति। यही तो समस्या है सारी। ठीक है, देखिए ध्यान से ना, एकदम बेटा अटेंटिव होके देखिए, है ना। हम टर्मिनल ब्रोंकियोस देख रहे हैं, हम देखा बेटा आपने, है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल दिखाई पड़ रहा है आपको। उसके बाद आप देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल दिखाई पड़ रहा है आपको। फिर आप क्या देख रहे हैं? एल्वेलर डक्ट। अब देखो एकदम दिमाग में रख के, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वेलर डक्ट, देन एल्वेलर सैक, देख रहे हैं आप? ठीक है ना। और चारों तरफ कैपिलरी का हमें पूरा नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है। कभी भी जब भी कभी बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम उन ऑर्गन को अच्छे से पढ़ते हैं जो वहां पर इन्वॉल्व हैं, फिर प्रोसेस अपने आप समझ में आती है हमें। पहले हमें ऑर्गन का स्ट्रक्चर मालूम होगा, तो फिर हम प्रोसेस को उससे कोलैबोरेट कर पाएंगे। हम गलती करते हैं, ये काम करता है, वो काम करता है, रट लेते हैं, वहां से काम नहीं बनेगा। हमको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? देखिए, अब हम जानते हैं हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, एक होता है जिसे हम कहते हैं, एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी से ब्लड घूमा पूरा, घूम के कहां आया? वो राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल से ब्लड कहां गया? राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में ब्लड को प्यूरिफाई किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, और ब्लड कहां गया? वहां से लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, फिर से बॉडी में गया। दो सर्किट काम कर रहे हैं, यानी एक लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल जो सिस्टेमिक ब्लड फ्लो है, और दूसरा राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल जो कि पल्मोनरी सर्किट में शामिल है। देखिए ध्यान से, है ना, एकदम छोटी क्लास की चीजें हैं यार ये तो, कि 4 चैम्बर हार्ट क्या होता है, एनिमल किंगडम में ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको के। तो देखो, मतलब जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जिस ब्लड को पंप करता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और उसी का टिश्यू और सेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में गया, बॉडी से इकट्ठा हुआ, वीनस सिस्टम ने इकट्ठा किया, वीना केवा के थ्रू कहां आ गया? वो राइट एट्रियम में आया, राइट ऑरिकल में आया। राइट एट्रियम ने ब्लड को पंप किया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ? गैसेस एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन को लिया गया, CO2 को बाहर निकाला गया, और जब लंग्स से ब्लड निकला और वो कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन ये लगातार चल रहा होता है। ठीक है, क्लियर? अब उस पूरे खेल में, इस पूरे चीज में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है उसको ऑक्सीजनेटेड कहां करते हैं? उसे करते हैं लंग्स के अंदर करते हैं, तभी तो लंग्स को अलग से सप्लाई किया गया है। यानी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें, और जो पल्मोनरी वीन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि वो लंग्स से निकल के आ रही है। लंग्स तक ब्लड लेके गए, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, कम था, उसमें CO2 अधिक था, उसमें CO2 को बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन को उसमें ऐड कर दिया, जब प्रॉपर हो गया बॉडी में सप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, क्लियर? और जो एल्वेलाई होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये वो हिस्से होते हैं, एल्वेलाई वो हिस्सा होता है लंग्स का जो गैसेस एक्सचेंज करता है विद द कैपिलरी। देखो आप क्या लिखा है, एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ एल्वेलस के जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है
उससे क्या होता है, एयर जो है वो एल्वेलाई के अंदर आती है, इनहेलेशन किया एयर अंदर आया, एक्सलेशन किया एयर बाहर निकला। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एल्वेलस वॉल दिखाई पड़ रहा है हमको, ये कैपिलरी का वॉल दिखाई पड़ रहा है, दोनों क्लोज कांटेक्ट में। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड अराउंड बॉडी बाय आरबीसी, फिर ऑक्सीजन को ब्लड में आरबीसी जोड़ता है, हीमोग्लोबिन रोल प्ले करता है। अब ये सब पढ़ेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लियर? गैसेस जो है वो डिसॉल्व इन मोस्ट म्यूकस लाइनिंग के, और नमी होती है यहाँ पे, इसलिए गैसेस को डिफ्यूजन करना आसान हो जाता है यहाँ पे। फिर कहते हैं CO2 जो है वो बाहर की तरफ डिफ्यूज कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, ब्लड लो इन ऑक्सीजन हाई इन CO2, वो आता है एल्वेलाई के पास में। जब एल्वेलाई से ब्लड होकर गुजरता है तो वो क्या होता है, उसमें CO2 का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। इतना आने ब्लड निकलने के दौरान ही CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए, वी हैव 2 lungs which are covered by a double layered pleura, ठीक है, with pleural fluid between them, मैंने outer and inner pleural membrane, जिसको हम प्लूरा भी कहते हैं, outer and inner pleural membrane होती है, उसके बीच में pleural fluid होता है बेटा, और ये जो है वो ये lung surface के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उसे वो कम करता है, it reduces fraction of the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, ये thorax के close contact में होती है, जबकि inner pleural membrane जो है वो lungs के close के surface के close contact में होती है। भाई सिंपल सी बात है, अंदर वाली जो है lungs से surface contact में होगी, बाहर वाली thoracic cavity contact में होगी, और दोनों के बीच में, दोनों membrane के बीच में क्या भरा होगा, pleural fluid भरा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, देख रहे हैं आप? ठीक है, जो पैराइटल प्लूरा है ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, जो थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में रहेगी उसे पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं, और जो विसरल प्लूरा है मतलब इनर, ये जो विसरल प्लूरा है बेटा ये क्या है, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है बेटा, है ना? ठीक है, और पैराइटल क्या हो गई, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई। और दोनों के बीच में क्या भरा होता है बेटा, दोनों के बीच में भरा होता है, जो दोनों के बीच की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, दोनों के बीच जगह प्रेजेंट उसे बोलते हैं प्लूरल स्पेस कहते हैं। बहुत सारी बीमारियों से कनेक्शन है इसका। ठीक है, इसके अंदर भरा होता है प्लूरल फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। अब देखो बेटा, ये जो जगह है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो प्लूरल स्पेस जो होती है, चलिए आगे बात करेंगे इस पर हम। तो अभी हमने समझे, देखो एकदम अटेंटिव होकर सुनिए, यानी आउटर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन को हमने पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहा, पैराइटल प्लूरा भी कहा हमने, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को हमने विसरल प्लूरा भी कहा हमने बेटा के। दोनों के बीच में की जगह को प्लूरल स्पेस कहा, जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड, जिसमें कि प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो फ्रैक्शन को कम करता है। ठीक है, देखिए ना, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, प्लूरल स्पेस, ठीक है ना, है ना बेटा? तो एकदम अटेंटिव रहिए। और क्या भरा होता है इसके अंदर प्लूरल स्पेस में, क्या होता है, फिल्ड विथ, इट इज फिल्ड विथ Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. प्लूरल फ्लूइड उससे भरा होता है ना? क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब मैंने कहा ना आपसे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए जो है वो हम लोग मेडिकल में एक टर्म यूज करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, डिजीज वाला हिस्सा भी तो जुड़ा हुआ है इसमें कि ना, जो लास्ट में पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए चीजें के। तो प्लूरल इफ्यूजन क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है, कई बार कोई तरह के इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जहां पर जो है किसी कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, कुछ इस प्रकार की जो है वो कंडीशन होती है जहां पर कि प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड बढ़ने लगता है, जिसमें कि कोई इन्फेक्शन हुआ, मान लो सिक्रेशन बढ़ गया उसके अंदर, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड बढ़ने लगता है। जैसे ये बढ़ेगा तब वॉल्यूम तो फिक्स है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम तो फिक्स है ना भाई, ठीक है, वॉल्यूम तो फिक्स है। तो अब क्या होगा बेटा, अब होगा कि लंग्स को प्रेस करेगा। जब लंग्स को प्रेस करेगा तो लंग्स हो जाएंगे कंप्रेस्ड,
क्या नॉर्मल काम कर पाएंगे? इट इज ए डिजीज कंडीशन, ये एक रोग वाली अवस्था होती है। देखो आप नॉर्मल लंग से आप कंपेयर करो तो जहां प्लूरल इफ्यूजन है कि यहां पर कि प्लूरल फ्लूइड बढ़ गया है तो वहां पर लंग कंप्रेस कर गया है जो कि रेस्पिरेटरी एबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो इससे कई बार मालूम चलता है, कई केसेस में, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, कई तरह की जो है वो कभी कभी क्या होता है, चोट लग गया लंग्स में तो कहते हैं ना कि भाई जो है वो चोट नहीं लगना चाहिए। कई बार लोग जो है वो ड्राइविंग के समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, थोड़ा टक्कर हुआ, स्टीयरिंग में लग गया तो खुजता है कि विसरल टिश्यू जो है वो इंपैक्ट के कारण वो डैमेज हो गया, टीयर हो गया, तो ब्लीडिंग होने के कारण भी कई बार क्या होता है, यहाँ पे भरने लगेगा जब ब्लड वो, तो हम बोलेंगे हीमोथोरेक्स कंडीशन बोलेंगे। और उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि धीमे धीमे व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, समय पर यदि इलाज नहीं किया गया तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है, उसमें लंग कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट लंग जो होते हैं उसमें एक अंतर भी बड़ा याद रखना है के, राइट लंग में जो है आपको 3 लोब देखने मिलते हैं, इट इज हैविंग 3 लोब, 3 लोब देखने मिलते हैं आपको इसमें। ठीक है, लेफ्ट लंग में आपको 2 लोब देखने मिलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, यानी लेफ्ट लंग जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं और राइट लंग में जो है वो 3 लोब देखने मिलते हैं। ठीक है ना? ये क्या है, ये जो लेफ्ट लंग में हमको ये दिखाई पड़ रहा है, ये हिस्सा ये दिखाई पड़ रहा है, ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है कर्वेचर, ये क्यों है, वाई दिस इज। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, यानी ये हार्ट को रखने को, जहां पे हार्ट को घेरा हुआ लंग्स ने, ये वो जगह है, इसलिए हमको इस प्रकार से हार्ट के शेप में हमको ये दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए लंग्स में आप देख रहे हैं सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो लेफ्ट लंग होता है उसमें सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब दिखाई पड़ता है। मिडिल लोब केवल राइट लंग में होता है। और देखिए जो थोड़ा मुड़ा हुआ हिस्सा था ना हमारा, सुपीरियर लोब में मुड़ा हुआ हिस्सा था, यहाँ पर कि हार्ट अपने आप को प्लेस करता है, उसे कार्डियक नोच कहते हैं, उस हिस्से को कार्डियक नोच कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियक नोच में कहां दिखाई पड़ती है, लेफ्ट लंग में दिखाई पड़ती है कि राइट लंग में दिखाई पड़ती है? कार्डियक नोच हमको लेफ्ट लंग में दिखाई पड़ती है। लेफ्ट लंग में केवल 2 लोब होते हैं बेटा, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, जबकि राइट लंग में सुपीरियर, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब होते हैं। ये छोटी छोटी बातें जिनको हम अवॉइड करते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, तो पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, देख रहे हैं आप, है ना? तो एकदम दिमाग में रखिए बेटा इसको, है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल, अब देखो ये आ गया, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियल तक का जो भाग है वो कंडक्टिंग पार्ट है। ये हम पहले ही पढ़े, लेक्चर 1 में देखे थे इसको हम, ये कंडक्टिंग पार्ट होता है। जबकि एल्विलाई और उनकी डक्ट, मतलब क्या क्या शामिल है? शामिल है इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, क्या शामिल है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, यानी यहां पर जब हमने ये वर्ड जब यूज किया, मतलब यहां पे क्या शामिल है? यहां पर शामिल है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोस, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई यहां पर शामिल है बेटा। ठीक है ना? और इसको मिला के क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्लियर? आई बात समझ में? आपको ही पढ़ा रहा हूं बेटा, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, कि इधर उधर मत देखा करो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। किससे? सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, है ना? तो इसलिए पढ़ा करो। ठीक है ना? अटेंटिव रहो यहां पे, इधर उधर खिड़की से बाहर नहीं झांकना भी, ना? ठीक है, खिड़की से बाहर झांकने के भी समय आएगा भाई, अभी नहीं झांकना, अभी जो है खिड़की बंद करके पढ़ने पर फोकस करना अभी हमको, ना? चलिए, है ना? तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, clears it from foreign particles, humidify and also bring the air to the body temperature. ठीक है, अब ये भी याद रखना, कंडक्टिंग पार्ट क्या, वो गैसेस एक्सचेंज को नहीं करता है। कंडक्टिंग पार्ट गैसेस एक्सचेंज को नहीं करता है बॉडी से, लेकिन वो एयर वहां तक आती है, आते के दौरान जो म्यूकोसा जो एपिथेलियम होती है उसमें म्यूकस लेयर होती है, तो वो म्यूकोसा पर जो है बारीक बारीक फाइन पार्टिकल चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो है वो डस्ट पार्टिकल हुए और जो फॉरेन पार्टिकल है वो लंग्स के डीपर साइड तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। फिर चूंकि म्यूकोसा होती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, तो नमी भी आती है, तो जो एयर होती है उसके अंदर प्रॉपर नमी उसके अंदर आ जाती है। और जो नम एयर, जो ह्यूमिडिफाई एयर होती है, वो एयर एक्सचेंज में वो आसानी से बदला जाती है, वो अच्छे से एयर एक्सचेंज कर सकते हैं उसका। इसके अलावा क्या होता है कि एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पर एयर को लाया जाता है, रूम टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर, और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। सिंपल फंडा है। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, तो एयर जब उस सेम टेम्परेचर पहुंचेगी तो उसका डिफ्यूजिंग एबिलिटी भी उसका बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये भी बात समझ में। अब सुनो बात ध्यान से। वाई कंडक्टिंग पार्ट में एक बात लिखी हुई है यहां पे कि इट क्लियर्स एयर को क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अब क्या होता है बेटा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर विच आर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर इन साइज। साइज एक बार देख लेना आप, ठीक है ना, साइज एक बार चेक कर लेना, देख लेना बेटा, क्योंकि मैंने जहां तक मुझे जाना मैंने बिल्कुल सही बोला है साइज को मैंने, ठीक है। छोटे छोटे फैक्चुअल डिटेल होते हैं, कई बार जो है वो स्किप आते हैं दिमाग से, पर मुझे ध्यान है कि ये, हाँ मेरे पास किताब है ना, मैं यहीं देख लेता हूँ ना। आई हैव एनसीईआरटी 12th क्लास एनसीईआरटी में हम इन्वायरमेंटल इशू वाला हिस्सा चैप्टर खोलते हैं, क्या मतलब साइज वाइज को लेके एकदम क्लियर रहना चाहिए ना, मतलब मुझे लगता है साइज मैंने बिल्कुल सही बोला है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। 2 पॉइंट दिखा ना पे, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ? अब आप बोलोगे सर ये पढ़ाते पढ़ाते इन्वायरमेंटल इशू में कैसे चले गए? अरे भाई मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है कि जो पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर के या इससे कम साइज के होते हैं ना, उनको हमारा ये कंडक्टिंग पार्ट जो है ना उनको हटा नहीं पाता, वो डीप लंग तक, एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं और इसलिए वो रेस्पिरेटरी डैमेज करते हैं, क्योंकि इतने हल्के पार्टिकल होते हैं कि ये म्यूकोसा से चिपक नहीं पाते हैं उससे के। तो इसलिए फाइन पार्टिकल जो होते हैं, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, कॉटन डस्ट हुई, कॉटन जहां पे फैक्ट्री में रुई का धागा बनता है वहां पे उड़ते हैं, उड़ के कोयले की फैक्ट्री में फाइन पार्टिकल उड़ते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में उड़ते हैं, तो इस तरह की जगह होती है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। एक्सचेंज पार्ट is the actual site of actual diffusion। एक्सचेंज साइट पार्ट होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन का स्थान होता है, जहां पर ऑक्सीजन और CO2 के बीच में, जो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ऑक्सीजन और CO2 आपस में बदलते हैं, यानी ऑक्सीजन को बाहर से अंदर लिया जाता है, CO2 को अंदर से बाहर किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically air। अब देखो यहां पे बात, जब आपको वॉल्यूम बेस्ड, जब आपको सुनिए वॉल्यूम बेस्ड प्रेशर चेंजेस करने हैं आपको, तो यू कैन नॉट टेक, आप ओपन सिस्टम नहीं ले पाएंगे, आपको एक एयरटाइट कंटेनर रखना पड़ेगा आपको। सुनिए बात कि ये फंडा है, फिजिक्स भी यहां पे इन्वॉल्व है, बिल्कुल सिंपल सी बात यहां पर है कि यदि आप चाहते हैं कि आप वॉल्यूम को बदलें और एयर प्रेशर चेंज हो, तो एयर का जो वहां पर जो कंटेनर है वो कैसा होना चाहिए? एयर टाइट चैम्बर होना चाहिए, ताकि वहां पे परिवर्तन जो है वो, जो आप जैसे आप चेंज करेंगे तो प्रेशर उसका कम हो, ताकि जो है वो उसका इंपैक्ट हमको दिखाई पड़े। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? मतलब ये है कि जो लंग्स हैं वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर इस प्रकार से उनको प्लेस किया गया है कि कोई भी एयर स्पेस बीच में नहीं छोड़ी गई है। अब आप बोलोगे सर लंग्स में तो हवा अंदर आएगी, फिर एयर टाइट कैसे हो गया? अरे मैं लंग्स की थोड़ी ना बात कर रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में। मैं क्या बात कर रहा हूं सुनिए, मैं थोरेसिक कैविटी और लंग्स के बीच में बात कर रही हूं, वहां पे कोई एयर स्पेस कैविटी नहीं है, वहां पे एयर टाइट कंपार्टमेंट है कि जैसे ही जो है कोई परिवर्तन थोरेसिक कैविटी में होगा तो लंग्स को कोई एयर टाइट कैविटी है तो लंग्स को ऊपर उठना ही पड़ेगा, लंग्स को ऊपर उठ। और लंग्स क्या है? लंग्स सॉलिड नहीं है, लंग्स है फ्लेक्सिबल है लंग्स, तो लंग्स खिंच जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो हवा अंदर आएगी। तो लंग्स जो है वो दे आर शोइंग द रिजल्ट ओनली, दे आर शोइंग ओनली रिजल्ट कि क्या हुआ उसका परिणाम। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber। ठीक है, the thoracic chamber is formed। अब thoracic chamber में क्या शामिल है? डॉर्सली वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम है पीछे, ठीक है। फिर वेंट्रली स्टर्नम हो गया, ठीक है। लेटरली बाय रिप्स हो गया, ठीक है। लोअर साइड डायफ्राम हो गया। मतलब ये है थोरेसिक चैम्बर के। तो थोरेसिक चैम्बर में क्या है? थोरेसिक चैम्बर में आप देखोगे डॉर्सल साइड के, यानी डॉर्सल साइड में क्या है? डॉर्सल पीछे वाला हिस्सा हमारी बॉडी में, और ये वेंट्रल है, ठीक है। डॉर्सल साइड पृष्ठीय सतह पर क्या होगा? जो है वर्टिकल कॉलम होगा, ठीक है। आगे क्या होगा? स्टर्नम होगा, साइड में क्या? रिप्स होगा, यहाँ पे नीचे क्या? डायफ्राम होगा। और ये जो पूरा चैम्बर है इसमें लंग्स फिट अंदर, ठीक है। और ये पूरा थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो एयर टाइट कैविटी के समान होता है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं आप? क्या आप देख रहे हैं
कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे थोरेसिक चैम्बर देख रहे हैं, हम पीछे क्या देख रहे हैं बेटा, देखो ये हो गया ना, ये आप देख रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम देख रहे हैं, है ना बेटा। आगे क्या देख रहे हैं आप, ये स्टर्नम वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये क्या देख रहे हैं आप, ये आप रिब्स देख रहे हैं आप, और नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये डायफ्राम दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना। थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपांड करती है। जब थोरेसिक कैविटी एक्सपांड करती है, ध्यान से, जब थोरेसिक कैविटी एक्सपांड करती है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो थोरेसिक केज को ऊपर उठा लेती है, ऐसे ऊपर उठा लेती है। जैसे मैंने कहा ये पहले ऐसे प्रेजेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट की ऐसे ऊपर उठा लिया, तो थोरेसिक केज ऊपर उठा तो वॉल्यूम बढ़ गया। डायफ्राम नीचे चला गया कॉन्ट्रैक्ट होके, तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की, क्या हो गया, रिजल्ट क्या हुआ इसका, रिजल्ट इसका ये हो गया कि थोरेसिक कैविटी एक्सपांड कर गई तो उससे जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर प्रेशर कम हो गया और नोज इज ओपनिंग। अब एयर प्रेशर, तो एयर की तो टेंडेंसी कि यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जाएगी तो हवा अंदर आ गई, ठीक है। अपोजिट कैसे हुआ, जब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हुआ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हुई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो गई तो कुल मिलाकर ये के अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो एयर बाहर निकल गई, ठीक है। फिर लंग्स के अंदर आप देखो, एक बार हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेकिया देख रहे हैं, ब्रोंकाई देख रहे हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स के लोब देख रहे हैं, और अंदर हम ब्रांचिंग देख रहे हैं। और ब्रांचिंग को हमने मैग्नीफाई करके देखा यहाँ पे हमने, तो हमको ब्रोंक्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, एल्वेओलाई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो पर्पस तो एंड रिजल्ट ये है कि जो भी हवा अंदर आई है फाइनली वो जो है वो एल्वेओलाई के थ्रू जो है बॉडी में पहुंच जाए और जिसको बाहर निकालना वो बाहर निकल जाए, ठीक है, क्लियर। तो ये इमेज जो बार बार दिखा रहा हूं आपको, मैं लेवलिंग के लिए भी दिया था मैंने, आपको ये याद रखना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। The anatomical setup of lungs, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, the anatomic setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs, pulmonary cavity। मतलब लंग्स को इस प्रकार से फिट किया गया थोरेसिक कैविटी में कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में यदि कोई भी परिवर्तन आएगा तो वो परिवर्तन लंग्स के अंदर भी हमको प्लूरल कैविटी में हमको जो है वो पल्मोनरी कैविटी में हमको देखने मिलेगा, लंग्स की कैविटी में देखने मिलेगा, ठीक है। होता क्या है कि थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में क्यों परिवर्तन आया, डायफ्राम नीचे गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने खींचा रिब्स को, रिब्स ऊपर चली गई तो ये वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी बढ़ गया। तो जैसे ये बड़ा, अब चूंकि दोनों के बीच में लंग्स और इसके बीच में एयरटाइट कंटेनर के समान है तो लंग्स भी खिंच गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, के हम सीधे सीधे अपनी मर्जी से पल्मोनरी वॉल्यूम को जो है वो अल्टर नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली डायरेक्टली अल्टर नहीं कर पाते हैं। इसको अल्टर करने का तरीका यही कि हम अपने थोरेसिक कैविटी कहने, ये डायरेक्टली मतलब वी कैन नॉट स्ट्रेच अवर लंग, हम अपने मन से चाहे तो लंग्स को कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी थोरेसिक कैविटी को जब हम कहते हैं अंदर सांस ले रहे हैं, मतलब थोरेसिक कैविटी को मैंने फोर्स किया है तब जाके लंग्स में अंदर गया। तो थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में हम चेंज करने के लिए कर सकते हैं कोशिश, लेकिन जो है पल्मोनरी कैविटी को डायरेक्टली हम चेंज नहीं कर सकते, पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली चेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब श्वसन में क्या क्या इन्वॉल्व है ये भी हमने ऑलरेडी बात किया हुआ, हमने आपसे कहा है कि याद रखिएगा क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें बेटा। इसमें इन्वॉल्व है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन in which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out, okay? हवा को अंदर लेना और हवा को बाहर निकालना वो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में आता है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 को एल्वेओलर मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करना। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये भी देखा था हमने, 5 याद है 5 स्टेप की बात की थी हमने। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स, के ये सब चीजें हम ऑलरेडी, मैंने जब लेक्चर 1 लिया आपको तो मैंने जब आपका ब्रीफिंग किया पूरे चैप्टर का, मैंने आपको जो है वो एक प्रकार से ब्रीफ आउटलुक दिया, तब इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये 5 चीजें घटती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ बातें नोट कर लेते हैं यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। फीटल लंग्स, जो फीटस कंडीशन में जब बच्चा होता है तो उसके लंग्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में लंग्स काम नहीं कर रहे होते क्योंकि गैसेस एक्सचेंज जो है प्लासेंटा के थ्रू हो रहा होता है, इसलिए बच्चा जन्म लेने के बाद बच्चा जोर से रोता है।
जब जोर से रोता है तो उस समय वो अपने लंग्स को क्लियर करता है एक्चुअली वो, और वो वही समय होता है जब, याद है आपको 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने कि बच्चा जन्म के बाद कुछ नहीं करता, वो उठ के फिर वो ऑल इज वेल करता है, वो बच्चा रोने लगता है जोर से। बच्चा जन्म के बाद रोता है ना, वो सबसे अच्छा है। बच्चा जन्म के बाद ना रोए दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक के, बच्चा जन्म के बाद रोता है और डॉक्टर्स को कुछ समय रोने देता है क्योंकि वो रोने की प्रोसेस में अपने लंग्स को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा होता है। और जब कभी प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना, उनको बड़ा दिक्कत होता है। तो जब कभी ऐसा होता है कि सिजेरियन सेक्शन करना है, पता है कि भाई 7 महीने का फीटस है, 8 महीने का फीटस है, और उसको जो है अब जो है वो मजबूरी कोई कारण है जिसके चलते उसको जो है वो डिलीवर करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर क्या करती है, डॉक्टर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाती है 2 दिन पहले, और उसको जो है वो इंश्योर करती है कि उसका लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट है ना वो बन जाए, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है सर्फेक्टेंट के बनने में हेल्प करता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नया जो बच्चे का जन्म होगा वो अब उसके लंग्स में सर्फेक्टेंट ना होगा तो लंग्स में फ्रैक्शन होने के कारण वो नॉर्मल सांस नहीं ले पाएगा। तो मेडिकल साइंस इज वेरी, मतलब डॉक्टर जो भी करते हैं प्रोसीजर वो बहुत एविडेंस के बाद होता है और वो बच्चे की लाइफ को बचाने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल इन ठीक है, काम नहीं। न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन रेट जो है वो 30 से 60 पर मिनट होता है। ठीक है, हमारा कितना होता है बताइए, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है बताइए, चलिए देखते हैं किसको मालूम है ना। 72 मत बोलो, 72 नहीं होता है बेटा, ठीक है, कितना होता है सोचिए, छोटे बच्चे का जो है वो 30 से 60 पर मिनट होता है। यदि प्लूरल कैविटी में एयर आ जाए तो क्या बोलोगे उसे, न्यूमोथोरेक्स बोलोगे, इसको याद रखना ये टर्मिनोलॉजी के। यदि प्लूरल कैविटी में एयर जाए तो न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे और ये जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो ये मेडिकल इमरजेंसी वाली कंडीशन है सारे के। यदि प्लूरल कैविटी में ब्लड आ जाए तो उसे हीमोथोरेक्स बोलते हैं, प्लूरल कैविटी में यदि पस आ जाए तो उसे पायोथोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है यदि कभी कभी जो है लंग्स में जो है वो प्लूरल कैविटी में कोई दुर्घटना हुआ, कुछ होने पे एयर आ गया, यदि मान लीजिए उसको न्यूमोथोरेक्स कंडीशन डेवलप हो गया, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है, जो निडल होता है ना, जो इंजेक्शन का जो आगे वाला हिस्सा जो निडल होता है उसको लंग्स में प्रिक करते हैं इमरजेंसी के दौरान और वहां से एयर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सब क्या हुआ हम लोगों ने इमरजेंसी मेडिसिन में, आपको बता दो, मैंने आपको शायद पता नहीं कभी जिक्र किया है नहीं किया, मैंने फेलोशिप इन इमरजेंसी मेडिसिन किया हुआ है मैंने, तो इमरजेंसी केयर मेडिसिन में मैंने फेलोशिप किया हुआ है। तो अपोलो हॉस्पिटल में जो है ट्रेनिंग का मौका मिला था उस दौरान, तो जो है वहां पे ये सब चीजें भी की हुई हैं हम लोगों ने, तो प्लूरल टैपिंग, ये सब चीजें जो है वो कॉमन प्रोसीजर का हिस्सा होता है जो इमरजेंसी मेडिसिन में देखना ही होता है। और एक बार इमरजेंसी मेडिसिन में ट्रेनिंग इसलिए कर लेना अच्छा होता है क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल में कई कंडीशन ऐसी होती है जहां पे इमरजेंसी रिस्पांस की जरूरत होती है, तब आप उसके लिए ट्रेंड आप होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। राइट लंग में 10 टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं जबकि लेफ्ट लंग में 8 होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, तो राइट लंग में 10 टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं और लेफ्ट लंग में जो है वो 8 होते हैं, याद रखिएगा नंबर इसका, ठीक है। फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, ये नोज से लेके वोकल कॉर्ड तक होता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं, याद रखिएगा बेटा, है ना, ठीक है। छोटी छोटी बातें दिमाग में रहना चाहिए। फिर वो जगह जो एल्वुलर सेक, एल्वुलाई की थैली के अंदर जो जगह होती है, स्पेस इनसाइड द एल्वुलर सेक, उसे हम एंट्रम कहते हैं, उसके लिए हम एंट्रम वर्ड यूज करते हैं। हर एक एल्वुलाई का जो डायमीटर होता है वो 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, इट इज माइक्रोमीटर के, छोटा होता है, तो ये क्या होता है, 0.2 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया जो होता है वो 70 स्क्वायर मीटर होता है, जिसकी थिकनेस जो है वो 0.5 माइक्रोन होती है, ठीक है। टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को देखें आप तो ये जो है वो 70 स्क्वायर मीटर का होता है, जो फुटबॉल के जो है कई मैदान के बराबर होगा। बड़ा रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होता है और इसका थिकनेस 0.5 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है, मतलब जहां पर गैसेस एक्सचेंज से मतलब नहीं है, और क्या है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे कौन से फंक्शन है जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन को करता है, वो है ऑल्फैक्शन। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नॉस्ट्रिल में, अपर सरफेस देखा था हमने, ऑल्फैक्टरी बल्ब को देखा था हमने, सुगंध लेने का काम करते हैं इनके। वोकलाइजेशन की बात करें हम तो लैरिंग्स जो होते हैं वो स्पीच अपरेटस होता है, इसके अंदर हम बोल पाते हैं इसकी वजह से।
प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, नॉस्ट्रिल में हेयर होते हैं, नजल म्यूकोसा होती है, म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है, और हम छींकते जो है ना वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि हम डस्ट पार्टिकल जो अंदर आ गए उनको हम एक साथ बाहर निकालते हैं, जुड़ गए, फिर हमको छींक आती है इरिटेशन तक लेवल के बाद तो हम उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, लंग्स में मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं, मास्ट सेल होते हैं, नेचुरल किलर सेल होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, जो कुछ वाटर ऐसा होता है जो हम सांस लेने के दौरान भी कुछ वाटर का हम लॉस करते हैं और वो भी जो है वो लंग्स के फंक्शन के नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में आता है। फिर लंग्स जो होते हैं वो CO2 को बाहर निकालते हैं और यदि CO2 बाहर ना निकलती तो कार्बोनिक एसिड बनता है और एसिड बेस का रिएक्शन जो है वो बॉडी में एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एसिड बेस के बैलेंस को भी बनाए रखने में रोल प्ले करता है, CO2 को बाहर एक्सपेल करता है। तो याद रखिए दीज आर दी नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे जो है वो श्वसन तंत्र के ऐसे फंक्शन जिनका संबंध जो है सीधे गैस एक्सचेंज से नहीं है, वो फंक्शन ये है बेटा, ठीक है। सूंघना, ठीक है, बोलना, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना, वाटर के बैलेंस को बनाए रखना और जो है वो एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है, क्लियर। चलिए आज इसमें हम इतना ही करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, हमने ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर को समझा हमने। अब हम नेक्स्ट हिस्सा क्या बात करेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मैकेनिज्म पे बात करेंगे। ये जो हिस्सा जो समझा हमने ये काम कैसे करता है, एक्चुअली हाउ द प्रेशर चेंजेस, हाउ एवरीथिंग टेक्स प्लेस, उस पर हम बात करेंगे बेटा। तो हर एक लेक्चर को सब्र के साथ, कई बच्चों का बोलना है सर थोड़ा सा आप ज्यादा कंटेंट कवर कर दिया करो। देखो बेटा मेरे को क्या है, मैं एक क्लास में पूरा चैप्टर भी पढ़ा देता हूँ क्रैश कोर्स में। मुझे मालूम है कि आज इसलिए जरूरत है हमको ध्यान सब्र से पढ़ने की, ताकि जो हम पढ़ें उस पर हम कोई गलती ना करें, है ना बच्चे। तो इसलिए प्लीज हैव पेशेंस, भरोसा रखिए ना यार, है ना। कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं, थोड़ी ना आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको एग्जाम के बाद तक पढ़ता रहूँगा, कि मैं तो वही बोल रहा हूँ कि भाई आप हम पढ़ लेंगे, कि 10-5 दिन ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम बेटा पढ़ के टाइमिंगली कोर्स पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में हम कोई चीज़ को छोड़ दें, है ना, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं ना ऐसे पढ़ने का। ऐसा पढ़ना तो ना पढ़ने के बराबर है बेटा, है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.